Welcome to Coco Cartoons. बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में आर्यन और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। उनका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। कई बार तो उन्हें यह चिंता सताती थी कि अगले दिन खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। उसी गांव में आर्यन का बड़ा भाई भी रहता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव में उसकी अमीरी के चर्चे होते थे, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। आपके बड़े भाई के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी उन्होंने कभी हमारी मदद करने की नहीं सोची। उन्हें यह तक जानने की फुर्सत नहीं कि हम किस हाल में अपना जीवन बिता रहे हैं। आजकल लोग अपने स्वार्थ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। बड़े भैया को हमारी हालत का अच्छी तरह पता है, लेकिन उन्होंने कभी हमारा साथ देने की कोशिश नहीं की। सच कह रहे हो। अपने ही जब मुसीबत में साथ न दें, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। 2 दिन पहले तुम्हारी बुआ की बेटी यहाँ आई थी। वह सिर्फ बड़े भैया से मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने उसका आदर करने के बजाय उसे उल्टा सीधा सुना दिया। बेचारी उनकी बातें सुनकर रो पड़ी। जब वह वापस जा रही थी, तब मैं उसे समझाकर अपने घर ले आया। आपने बहुत अच्छा किया। दुखी इंसान को सहारा देना सबसे बड़ा नेक काम होता है। आर्यन का बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था, लेकिन उसके दिल में दया और इंसानियत की बहुत कमी थी। उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपने बराबर नहीं समझता था। गांव में उसकी सबसे बड़ी हवेली थी और वह हमेशा अपनी अमीरी का दिखावा करता रहता था। अगर कोई उससे मदद मांगने आता, तो वह उसे खाली हाथ लौटा देता था। पूरे रामनगर गांव में लोग उसकी दौलत की नहीं, बल्कि उसके कठोर स्वभाव की चर्चा किया करते थे। एक दिन शाम के समय एक बूढ़ी औरत रामनगर गांव में पहुंची। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से लगातार यात्रा कर रही हो। चलते चलते उसके पैर जवाब दे चुके थे और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। तभी उसकी नजर दूर खड़ी विक्रम की विशाल हवेली पर पड़ी। बूढ़ी औरत ने सोचा कि इतना बड़ा घर है, शायद यहाँ उसे एक रात के लिए ठहरने की जगह मिल जाए। यही सोचकर वह धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंच गई। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हुई एक मुसाफिर हूँ। कई दिनों से रास्तों की धूल फांकते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। अब मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। सुबह से मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। रात होने वाली है और मेरे पास ठहरने की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर दया आ जाए, तो क्या तुम मुझे सिर्फ एक रात के लिए अपने घर में रहने की अनुमति दे सकते हो? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर ऐसी बात करने की? क्या तुम्हें मेरी हवेली कोई सराय या धर्मशाला दिखाई देती है? मैंने यह आलीशान हवेली अपनी मेहनत और धन से बनाई है, किसी राह चलते मुसाफिर को ठहराने के लिए नहीं। आज तुम आ गई हो, कल कोई और आ जाएगा। अगर मैं सबको जगह देने लगूं, तो मेरा घर घर नहीं, सराय बन जाएगा। बेटा, मैं तुमसे कोई बड़ी मदद नहीं मांग रही हूँ। बस रात भर किसी कोने में बैठकर गुजार लूंगी। सुबह सूरज निकलते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। और हाँ, दोबारा मेरे घर की तरफ आने की कोशिश भी मत करना। मैं किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करता। पता नहीं कौन कहां से आ जाता है और मदद मांगने लगता है।
विक्रम की बात सुनकर बूढ़ी औरत चुपचाप वहां से चली जाती है। उस गांव रामनगर में चलते चलते वो बूढ़ी औरत आर्यन के घर पहुंच जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? बेटा, मैं मुसाफिर हूँ और बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है और अब दिन ढल चुका है और रात होने वाली है। तो बेटा, क्या एक दिन के लिए मुझ बुढ़िया को तुम अपने घर में आश्रय दे सकते हो? अम्मा, यह भी पूछने की कोई बात है, भला आप अंदर आ जाइए। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत करके अंदर आ जाती है और आर्यन उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, मेरे एक बार कहने पर ही तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। अम्मा, यह कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी माँ के समान हो। आप जितने दिन चाहो मेरे घर में रुक सकती हो। बेटा, मुझे तो सिर्फ आज रात के लिए तुम्हारे घर में आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। असल में बेटा, मैं इस काम में एक ज़रूरी काम के लिए आई हूँ। तुमने जो अपने घर में मुझे मान-सान दिया है, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा दिल यह कह रहा है कि जिस काम के लिए मैं इस गांव रामनगर में आई हूँ, उस काम में मैं तुम्हें भी शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारी गरीबी के दिन भी कुछ सुधर जाए और तुम्हें भी इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। अम्मा, आप किस काम की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, आज से 20 साल पहले मैं इसी गांव रामनगर में रहती थी। अब तो गांव में पहले वाले लोग भी नहीं रहे और गांव पूरी तरह से बदल गया है। और गांव के यह लोग अब तो मुझे पहचानते भी नहीं हैं। सारे लोग मुझे पूरी तरह से भूल गए हैं। मैं जब इस गांव में रहती थी, तब मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे के साथ बाजार जा रहे थे, तो सभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है। बारिश से बचने के लिए वह एक मिट्टी के घर के नीचे छुपे थे, मगर वह मिट्टी की दीवार उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। उस मिट्टी की दीवार के अंदर दबकर मेरे पति और बेटे की मौत हो जाती है। उनके मृत्यु से मैं सदमे में चली गई और इस दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया। और मैंने यह फैसला लिया कि मैं अपना बाकी का जीवन प्रभु की भक्ति में बिताऊंगी। उसके बाद मैंने अपनी सारी धन दौलत जमा करके एक जगह पर छिपा दी और कुछ धन अपने साथ लेकर इस गांव से बहुत दूर चली गई। आज मैं पूरे 20 साल बाद इस गांव रामनगर में वापस आई हूँ और अब मैं अपनी उस छिपाई हुई दौलत को निकालना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे छुपाए हुए धन को निकालने में मेरी मदद करो। मैं मेरे धन का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर आर्यन बहुत खुश हुआ और बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। सुबह होते ही दोनों जंगल की तरफ निकल गए। बूढ़ी अम्मा याद करने लगी कि उसने खजाना कहाँ छुपाया था। बहुत सोचने के बाद बूढ़ी अम्मा आर्यन को एक पेड़ के पास ले गई और उसने आर्यन से कहा, बेटा, मैंने अपना धन जहाँ छुपाया था यह वही जगह है। बूढ़ी अम्मा के कहने पर आर्यन ने वहां खुदाई करना शुरू कर दिया और फिर बूढ़ी अम्मा ने वहां से अपना धन से भरा बक्सा निकाल लिया और वे दोनों उस बक्से को लेकर आर्यन के घर चले आए। घर जाकर जब उन्होंने बक्सा खोलकर देखा तो उस बक्से के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ देखकर आर्यन हैरान रह गया। तब बूढ़ी अम्मा ने आर्यन से कहा, बेटा, इन सिक्कों में से आधे तुम रख लो और आधे मुझे दे दो। आर्यन ने आधे सोने के सिक्के बूढ़ी अम्मा को दे दिए और आधे खुद अपने पास रख लिए। अम्मा, आपकी वजह से आज मेरी गरीबी दूर हो गई है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी मदद की है। बेटा, जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अब तुम इन सोने के सिक्कों का बड़ी ही सावधानी से इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि इन सोने के सिक्कों की वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा धन है। तुम लोगों की नजरों में आए बिना ही हर काम करना, नहीं तो उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। क्योंकि अभी के समय में इंसान सिर्फ अपने ही सुख से सुखी होता है और औरों के सुख से दुखी होता है। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे पास इतना सारा धन है। बेटा, मेरे हिस्से का धन भी तुम ही ले लो। अब मैं बुढ़ापे में इतने सारे धन का क्या करूंगी? ना तो मेरा कोई बेटा है और ना ही परिवार। अम्मा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूं ना आपका बेटा। अब से आप हमारे परिवार को अपना ही परिवार समझिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक और प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।